नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में अपने नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, उसके जो मेथड्स हैं, इसकी स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड को, कि आय गणना विधि से या इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय का माप, नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इनकम मेथड में जो एस्टिमेशन होगा नेशनल इनकम का, वो फैक्टर कॉस्ट पर होगा। और दूसरी बात, इसमें केवल हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लेते हैं। फैक्टर इनकम, जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए जिनको हम हायर करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी इनकम को इंक्लूड करेंगे। लैंड का रेंट, लेबर का वेजेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, इन्हीं को हम इसमें लेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स को हम नहीं लेंगे। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, इस तरीके के जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, हस्तांतरण भुगतान है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि इनकम मेथड में कौन कौन सी इनकम को हम शामिल करते हैं। तो एक तो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद है मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को हम लेते हैं तो हमारे पास इनकम मेथड से नेशनल इनकम आ जाएगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? सैलरी इन कैश एंड काइंड। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट। इन तीनों को मिलाकर हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। मिक्स्ड इनकम कि जो फैक्टर्स हमने मार्केट से हायर किए उनका रिवार्ड तो हमने दे दिया, लेकिन ओवन रिसोर्सेज, ओवन फैक्टर्स जो खुद के स्वयं जो काम कर रहा है, अपनी लैंड यूज कर रहा है, अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कर दी, और लेबर के साथ जो एम्प्लॉयर है वो खुद भी काम कर रहा है, तो उसके रिवार्ड कहाँ है? वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको डिस्कस करते हैं। पहले हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को लिया। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तीन चीजें आती है: वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। इन तीनों चीजों को लेने के बाद, ये तीनों कंपोनेंट मिलाने के बाद ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो जाता है। तो अब देखिए, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश। इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट, बेसिक पे, जो मूल वेतन है, बेसिक पे है। पहला इसका कंपोनेंट ये है। दूसरा डियरनेस अलाउंस, डीए बोलते हैं जिसको हम, और बोनस, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है वो अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती है इन कैश, वो भी इसमें होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता जो है, वो भी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट होगा। सिक लीव अलाउंस, एम्प्लॉय के, कर्मचारी के बीमार पड़ जाने पर उसको जो सवैतनिक अवकाश मिलता है, जिसके अंदर उसका वेतन नहीं कटता है, वो भी इसका पार्ट होगा। और कमीशन टू सेल्स स्टाफ, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर एंटरप्राइजेस ऐसा करते हैं कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देते हैं, और अगर आप उस टारगेट को अचीव करते हैं, उससे ज़्यादा सेल करने में सफल होते हैं, तो उस ऊपर के प्रॉफिट पर एक कमीशन भी उनको दिया जाता है। तो ये भी इसी का पार्ट है। और HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी इन कैश का पार्ट होता है। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में ये शामिल होते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए कि जब न्यूमेरिकल आपको गिवन हो, अगर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश गिवन है तो इन सबको अलग से उसमें इंक्लूड नहीं करना है, और अगर ये अलग से गिवन है तो इनको सबका सम करके, इनका योग करके आप ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसका मतलब ये हुआ है कि वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज जिनको अगर हम मार्केट से परचेज करें तो हमें उनके लिए पे करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है या नॉमिनल प्राइस पर मिल रही है, सब्सिडी पर मिल रही है, तो वो इसका पार्ट होगा। इसमें देखिए, पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन।
अगर एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से रहने के लिए क्वार्टर्स मिले हुए हैं, फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है, तो इसका पार्ट होगा। फ्री राशन, अपने एम्प्लॉयज को मुफ्त के अंदर राशन मिलता है या सब्सिडी पर फूड मिलता है, जो उसकी कॉस्ट है वो काफी कम होती है मार्केट प्राइस से, अगर ऐसा हो तो। फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री हो। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सी जगह ऐसा है कि या तो बिल्कुल एजुकेशन फ्री है या उनसे नॉमिनल फी ही लेते हैं, तो ये भी इसका पार्ट है। इंटरेस्ट फ्री लोन, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को बहुत ही नॉमिनल रेट पर, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है या फ्री लोन मिलता है, वो भी इसका पार्ट है। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको दूसरे लोगों की बजाय लोन काफी सस्ता मिल जाता है उनके एम्प्लॉयर बॉडी की तरफ से, तो वो भी इसका पार्ट है। फ्री ट्रांसपोर्टेशन, अपने घर से वर्क प्लेस तक आने जाने के लिए कंपनी ने फ्री ट्रांसपोर्ट दे रखा है, तो ये भी इसका पार्ट है क्योंकि उनकी कोई परिवहन लागतें नहीं लग रही। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, चेकअप और मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अगर फ्री मिल रही है, उसका पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है एम्प्लॉय को, तो वो भी इसका पार्ट है। इसके बाद है रिक्रिएशन और हॉलिडे फैसिलिटीज। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने एम्प्लॉयज को रिक्रिएशन के लिए हॉलीडेज टूर भी देती है। ये एनुअल हो सकते हैं या बाई एनुअल हो सकते हैं। बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, केवी में काम करने वाले जो टीचर्स हैं, उनको भी 3 साल के अंदर एक बार फैमिली ट्रिप मिलता है, तो इसी का पार्ट है। बहुत सारी कंपनियां भी देती है अपने एम्प्लॉयज को। और यूनिफॉर्म्स, अगर कंपनी या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को फ्री यूनिफॉर्म देती है वर्क प्लेस पर काम करने के लिए, तो वो भी इसका पार्ट है। अब इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। 2 तरह का कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। तो हम केवल एम्प्लॉयर का इसमें ऐड करेंगे, एम्प्लॉय का तो उसकी ग्रॉस सैलरी में से ऑलरेडी इंक्लूड है। लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज का जीवन बीमा करवाती है और उसमें कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट एम्प्लॉयर का होगा वो इसमें ऐड होगा। कैजुअलिटी इंश्योरेंस, काम करते टाइम को कैजुअलिटी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो उसमें जो एम्प्लॉयर का हिस्सा होगा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, पीएफ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, भविष्य निधि जो होगा, इसके अंदर मान लीजिए इस तरह से होता है। पहले एम्प्लॉयर का शेयर था 12% और एम्प्लॉय का शेयर भी 12% था। ये सारा पैसा डिपॉजिट होकर लास्ट में एम्प्लॉय को मिलता था। अभी ये 10% कर दिया है दोनों लॉकडाउन के अंदर। अब ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये लास्ट में किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को ही मिलेगा। तो इसलिए प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी इसका पार्ट होगा। ग्रेजुएटी, जो रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलेगा, जो ग्रेजुएटी मिलेगी वो भी। और पेंशन प्रोविजंस, कौन सी पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम का पार्ट है, ओल्ड एज पेंशन नहीं, वो ट्रांसफर पेमेंट है। तो रिटायरमेंट पेंशन जो है या पेंशन के इस तरह के जो प्रोविजंस है, ये भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स का पार्ट होंगे। अब इन तीनों को अगर हम मिला दें, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, तो हमारे पास COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाता है। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो इसमें पहला हमने लिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो इसके अंदर आएगा। अब प्रॉपर्टी से इनकम किस फॉर्म में हो सकती है? एक तो रेंट और रॉयल्टी। रेंट तो क्या है? एक लैंडलॉर्ड को अपनी लैंड के बदले में जो रिवार्ड मिलेगा, लैंड यूज करने के लिए किसी को देता है, उस पर जो रिवार्ड मिलेगा वो रेंट है। और रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी अगर मान लीजिए वहां उसकी लैंड में कोई मिनरल्स और इस तरह की चीजें मिलती है तो उसको गवर्नमेंट जो रॉयल्टी देगी बदले में वो। तो रेंट और रॉयल्टी के बाद इंटरेस्ट की जो ऑनर की फाइनेंशियल असेट्स से और प्रोडक्शन यूनिट उसको यूज करती है उसके बदले में जो पे करेगी वो इंटरेस्ट है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये तीनों पार्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा है। इसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन पार्ट हैं। एक तो डिविडेंड, या इस डिविडेंड को आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक कंपनी ने या एंटरप्राइजेज ने जो प्रॉफिट हुआ अपने एम्प्लॉइज के अंदर, अपने शेयर होल्डर में जो डिवाइड कर दिया, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। प्रॉफिट का वो पार्ट, वो हिस्सा जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपने पास सेविंग में रख लिया इन फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, आगे कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं। और थर्ड है इसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो प्रॉफिट हुआ, एंटरप्राइजेज को जो प्रॉफिट हुआ, उस पर गवर्नमेंट ने जो प्रॉफिट टैक्स वसूल कर लिया वो। तो ये तीनों चीजें मिलाकर प्रॉफिट बनता है। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आनी चाहिए थी, रेंट और रॉयल्टी आ गया, इंटरेस्ट ये रहा, और प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन पार्ट रहे। अब नेक्स्ट बच गया मिक्स्ड इनकम, क्योंकि हमने तीन चीजें ली थी इनकम मेथड के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम देखिए, मिक्स्ड इनकम क्या है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स हम मार्केट से हायर करते हैं उनका रिवार्ड पे करते हैं। लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, जो भी उसका मार्केट प्राइस है। बट ओवन रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं, अगर हम एक एंटरप्रेन्योर वो अपनी लैंड यूज कर रहा है, अगर अपनी सेविंग्स उसने इन्वेस्ट की है और लेबर के साथ अगर खुद भी काम की देखभाल कर रहा है, काम संभाल रहा है, तो उसकी वेजेज या सैलरी कहाँ है? तो ओवन जो फैक्टर्स है, रिसोर्सेज हैं, इनका जो रिवार्ड है वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट होता है, मिश्रित आय का हिस्सा होता है। अब देखिए, ये समझने के बाद हम देखते हैं कि इनकम मेथड में क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए इनकम मेथड की प्रिकॉशंस क्या क्या है, क्या क्या सावधानियां इसकी गणना करते समय हमें रखनी चाहिए। पहला है ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण आय। इनकम मेथड में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, केवल साधन आय को शामिल किया जाता है। फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो रिवार्ड मिलता है, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, इनसे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है, इससे उत्पादकता नहीं बढ़ती है, ये उत्पादन प्रक्रिया नहीं है, अतः ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। दूसरा है इलीगल इनकम, इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम होती है, गैर कानूनी तरीकों से जो आमदनी होती है, स्मगलिंग, चोरी, गैम्बलिंग, जुआ, इनसे होने वाली राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है और ना ही इनके डेटा अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है कैपिटल गेन से होने वाली इनकम को अवॉइड करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स सेल करने से जो इनकम होगी, सेकेंड हैंड कार, बाइक सेल किया, या फाइनेंशियल असेट्स, हमने कोई बॉन्ड लिया हुआ था, किसी को सेल आउट कर दिया, तो उससे होने वाली इनकम को भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल उस असेट्स का मालिक, ओनर चेंज होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है
या इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए कैपिटल गेन को अवॉइड करते हैं। विंडफॉल गेन लाइक लॉटरी से होने वाली इनकम को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट लॉटरी के टिकट सेल आउट करती है तो उससे जो इनकम होती है वो ऑलरेडी फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी है। तब लॉटरी से जिसके लगती है और जिसको इनकम होती है विंडफॉल गेन के रूप में, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्योंकि हम प्रॉफिट को पहले ले चुके हैं नेशनल इनकम के अंदर, इनकम मेथड में क्या क्या 3 पार्ट लिए थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम प्रॉफिट को ले चुके हैं। अब प्रॉफिट के ही 3 पार्ट थे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स से जो गवर्नमेंट को इनकम होगी वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट को पहले ले चुके हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इसी का एक पार्ट है। कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, लाइक वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स। क्योंकि ये जो इस तरह के टैक्स हैं ये पास्ट सेविंग्स में से भी हो सकते हैं, केवल उस करंट इनकम में से ही को जरूरी नहीं है। पास्ट सेविंग्स जो डिफरेंट ईयर्स की इनकम में से हुई है वो उसमें से भी उसको पे किया जा सकता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट, अपने खुद का घर है वो हमने चाहे रेंट पर दिया है, किराए पर दिया है, और चाहे हम उसके में खुद रह रहे हैं तो भी उसकी एक रेंटल वैल्यू है, तो इम्प्यूटेड रेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इनकम टैक्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी को इंक्लूड कर चुके हैं नेशनल इनकम में, और इनकम टैक्स वो उसी में से पे करता है। तो इनकम टैक्स अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। फ्री सर्विसेज ऑफ ऑनर्स, जो ऑनर को फ्री सर्विसेज मिल रही है, मैंने बताया था वो मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, फ्री अकोमोडेशन हो सकता है, ये सारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, क्योंकि इनकी एक मार्केट वैल्यू होती है। तो इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इनकम मेथड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि ये कंसेप्ट और अधिक क्लियर हो जाए, और तब तक आप ये सारे बेसिक्स वापस रिवाइज कीजिए ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको समस्या नहीं आए। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार आप लोगों से अनुरोध किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये बेसिक्स आपके 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, सांख्यिकी अधिकारी या इस प्रकार अर्थशास्त्र पर बेस्ड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इन बेसिक्स को क्लियर कीजिए, ये जीवन भर आपके काम आएंगे। जब तक भी आप इकोनॉमिक्स पर से बेस्ड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, ये बेसिक्स आपको हमेशा आगे रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि इन लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।